हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है इक्विटी वैल्यूएशन। हमेशा की तरह हम एक क्विक कॉन्सेप्ट बेस्ड रिवीजन करेंगे जिसके अंदर हम जल्दी जल्दी सारे टॉपिक कवर करेंगे और उनका लॉजिक समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्विटी वैल्यूएशन। हमारा जो चैप्टर है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, उसके अंदर बॉन्ड वैल्यूएशन, इक्विटी वैल्यूएशन दो पार्ट्स हैं। हम इक्विटी वैल्यूएशन में तो बेसिकली इसमें हम करते क्या है, इसमें हम ये करते हैं कि वी कैलकुलेट दी व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द शेयर। मतलब कि देखो, एक तो हो गया मार्केट में एक्चुअली जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, और हम लोग फ्यूचर बेनिफिट्स को बेसिस पे इवैल्यूएट करेंगे कि उस शेयर के लिए क्या एक्चुअल में प्राइस होना चाहिए, और फिर उसको कंपेयर करेंगे फिर कि क्या प्राइस है और क्या प्राइस होना चाहिए, और उसके बीच का डिफरेंस देख के हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमें बाय करना है, सेल करना है, या क्या डिसीजन लेना है। ओके, पहली चीज कैलकुलेटिंग व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द शेयर। सेकंड थिंग, टू इवैल्यूएट वेदर वी शुड इन्वेस्ट और नॉट। ठीक है, और ये हम करेंगे कैसे? बाय कंपेयरिंग करंट मार्केट प्राइस विद द फ्यूचर बेनिफिट्स फ्रॉम द स्टॉक। ठीक है, वेरी इजी। अब देखो, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स तीन तरह से किया जा सकता है। एक होते हैं डिविडेंड बेस्ड मॉडल्स, एक होते हैं अर्निंग बेस्ड मॉडल्स, और एक होते हैं कैश फ्लो बेस्ड मॉडल्स। एक एक करके तीनों समझते हैं। डिविडेंड बेस्ड मॉडल में क्या होता है? बेसिकली उसके अंदर ये होता है कि हम लोग जो भी फ्यूचर में डिविडेंड्स मिलने वाले हैं उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं कि क्या प्राइस होनी चाहिए। हमने क्या बात की थी कि फ्यूचर में जो बेनिफिट्स मिलेंगे उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो शेयर से बेनिफिट क्या मिलता है? डिविडेंड, राइट। अर्निंग बेस्ड मॉडल में कि कंपनी कितना अर्न कर रही है, कैसे ग्रो कर रही है, उस चीज से हम फोकस करते हैं। और कैश फ्लो में क्या कैश फ्लोज होने वाले हैं। ठीक है, तो अब डिटेल में सब कुछ देखते हैं। पहली चीज डिविडेंड बेस्ड मॉडल्स। इसमें पहला पॉइंट होता है नो ग्रोथ मॉडल। मतलब नो ग्रोथ मॉडल का मतलब है कि कंपनी में कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही, 100% डिविडेंड पे आउट। जो भी उसने प्रॉफिट कमाया वो एज इट इज पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जितनी स्टार्टिंग कैपिटल थी उतनी एंडिंग कैपिटल है, तो उतना ही रिटर्न रहेगा, तो इसलिए ग्रोथ होगी नहीं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE। P0 मीन्स प्राइस टुडे, D1 डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1। ठीक है, एंड KE इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर्स को जो चाहिए होता है इक्विटी से। ठीक है, सेकंड होता है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ये क्वेश्चन ऐसा होता है, इसके अंदर गिवन होता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी 5% परपेचुअली ग्रो करती रहेगी 5% ग्रोथ रेट पे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा ही। P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। P0 प्राइस टुडे, D1 कैसे आता है? D0 प्लस G। जो करंट डिविडेंड है जो आपने पिछले साल दिया है उसमें आप ग्रोथ ऐड करोगे तो उतने से डिविडेंड ग्रो करेगा, तो वो आ जाएगा D1। और नीचे हम लोग करते हैं KE माइनस G। ठीक है, तो हम ग्रोथ का रेट रिड्यूस कर हटा देते हैं हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। देखो, जो ये फॉर्मूला है ये जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू आया है, लेकिन छोटा सा हिंट दे देता हूँ आपको अगर कंफ्यूजन हो तो समझाने के लिए कि देखो, ग्रोथ से हमारा न्यूमरेटर तो इंक्रीज होता है D0 प्लस G, और डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है। देखो, अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है और ग्रोथ का रेट 4% है, 10 माइनस 4 करेंगे तो नीचे 6 बचेगा, छोटा वैल्यू बचेगा 10 की जगह, और जितना छोटा वैल्यू डिनोमिनेटर में होता है उतनी ज़्यादा ऊपर की वैल्यू बड़ी आती है, राइट। ये तो आपको पता ही है। 100/5 से बड़ा होगा 100/2, राइट। जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी वैल्यू। तो ये बेसिकली इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी जो ग्रोथ आ रही है वो फॉर्मूला में तो आपकी वो डिनोमिनेटर को रिड्यूस करती है, लेकिन एक्चुअल में उसका इफेक्ट आता है ऊपर, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से ये काम करता है। बाकी तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अपने को डेरिवेशन सीखने की जरूरत है नहीं। ये बेसिकली गॉर्डन मॉडल पे बेस्ड है। गॉर्डन वॉल्टर आपने पढ़ा होगा इंटर में, और ओल्ड कोर्स वालों ने तो डिविडेंड पॉलिसी में भी पढ़ा होगा, और बाकियों ने तो अभी इसमें भी पढ़ेंगे अपन। अर्निंग बेस्ड मॉडल में भी गॉर्डन और वॉल्टर दोनों है। ओके, देखो जी, हो सकता है नॉर्मली क्या होगा, आपको क्वेश्चन परसेंटेज में गिवन होगा, डायरेक्टली गिवन होगा 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, 5% ग्रोथ है, इस तरह से। पर अगर नहीं गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट होता है? G इक्वल टू B इंटू R। B क्या होता है? B होता है रिटेंशन रेशियो, R क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दोनों परसेंटेज में गिवन होंगे आपको। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या होता है मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। पहली चीज़ तो ये देखो, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 50% रिटेंशन रेशियो है, यानी जैसे हमारा जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो है 40%, तो रिटेंशन रेशियो कितना हुआ? 60%। और हम लोग इक्विटी पे रिटर्न कितना अर्न करते हैं? 20%। तो हमारा क्या हुआ? 60% का 20% यानी 12% हमारी ग्रोथ आएगी। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, बट इस चीज़ का लॉजिक क्या है, अपने को लॉजिक समझना है। देखो, पहली चीज़ मैं आपको बात बताऊं कि क्वांटिफाई करेंगे तो हम इजीली समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी कोई कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। अगर हमने पूरा का पूरा डिविडेंड दे दिया तो ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल रहेगी, राइट। लेकिन अगर हमने डिविडेंड नहीं दिया पूरा, फॉर एग्जाम्पल हमने 40% डिविडेंड दिया और 60% रिटेन कर लिया, 60% रिटेन अर्निंग्स है, तो हमारी अगले साल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स होगी। ठीक है,
इतना समझ गए आप। अब देखो हम लोग एक फिक्स रिटर्न कमाते हैं कि यार हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उस सबसे फॉर एग्जांपल हम लोग 20% रिटर्न कमाते हैं, ठीक है। बेसिकली 20% इज द रिटर्न दैट वी आर एबल टू जनरेट ऑन आर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ ओपनिंग कैपिटल थी, अब ओपनिंग कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स है। तो हमारी जितनी रिटेन अर्निंग्स आई एडिशनल, उस पर जितना हम एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न करेंगे वही तो ग्रोथ होगा। जैसे अगर पहले 100 रुपये था और बाद में 25 रुपये रिटेन अर्निंग्स आ गई, तो आपकी ग्रोथ 25 रुपये नहीं है, आपकी ग्रोथ है कि आपको 25 रुपये पे कितना कमा पाते हो। इसलिए B इंटू आर, रिटेंशन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी से, कि जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला उस पर हमने जो रिटर्न जनरेट किया वो हमारी ग्रोथ हुई। क्योंकि अगली बार की हमारी कैपिटल हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स जो इस बार रिटेन की थी, प्लस ग्रोथ जो हमने रिटेन पे प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया, वही तो हमारी ग्रोथ है। ओके, ग्रोथ इज बेसिकली एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएटेड, ठीक है। तो हमने पढ़ा नो ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। अब तीसरा आता है मल्टीपल ग्रोथ मॉडल। इसके क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए होंगे आपने। इसमें बेसिकली होता क्या है, यू हैव अ हाई ग्रोथ फॉर अ फ्यू ईयर्स। फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है जिसको यूएसए से बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, ठीक है। सामने वालों को बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स चाहिए, जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हो, और उन्होंने आपसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया कि 5 साल तक हम इतना इतना आपसे बाय करेंगे। तो 5 साल तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल प्रॉफिट वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यू हैव हाई ग्रोथ फॉर few years and then you have constant growth after a few years. Okay. अब जो हाई ग्रोथ फॉर फ्यू ईयर्स है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इंडिविजुअली डिस्काउंट करके। फॉर एग्जांपल हमें बोला कि 5 साल तक बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ होगी और 6th ईयर के बाद स्टेबलाइज हो जाएगी। तो 6th ईयर के बाद जो स्टेबलाइज होगी वो तो वैसे ही हो जाएगा जैसे अपना कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है कि हर साल सेम ग्रोथ रहेगी। P0 इक्वल टू D1/KE माइनस जी, वहाँ पे इनफैक्ट उसकी जगह हो जाएगा P5 इक्वल टू D6/KE माइनस जी, ठीक है, जो 5 ईयर्स के बाद निकाल रहे हैं। तो और वो वाली चीज़ जो आएगी वो P5 आएगी, प्राइस एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो उसको हम प्रेजेंट वैल्यू करके आज की डेट पे लेके आएंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जो हमारे स्टार्टिंग के 5 साल हैं जिनमें हाई ग्रोथ है, उनको इंडिविजुअली पुल बैक करेंगे। D1, D2, D3, D4, D5, इन पांचों को पुल बैक करके आज की डेट में लेके आएंगे। तो हमारे पास 5 साल का वो आ गया डिविडेंड, और उसके बाद की प्राइस आ गई, दोनों को सबको पुल बैक करके ले आए। तो आज हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर आ जाएगी, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए अभी मैंने 2 दिन पहले डाला था, मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन इसमें इंस्टीट्यूट क्या क्या वेरिएशन कर सकता है। पहली चीज़ तो ये लीनियर डिक्लाइन। फॉर एग्जांपल वो बोल देगा कि यार एबनॉर्मली हाई ग्रोथ हो रही है, आपकी 20% पे बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसके बाद 5 साल बाद वो 10% पे ग्रो करेगा, और ये 5 साल में लीनियर डिक्लाइन होगा, यानी 18, 16, 14, 12 और 10 इस तरह से होगा, ठीक है। बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन होता है। ये मैंने लीनियर डिक्लाइन पे भी क्वेश्चन डाल रखा है, आप आराम से देख सकते हो। एक और वेरिएशन जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है वो है एच मॉडल। एच मॉडल क्या बोलता है, एच मॉडल बोलता है कि देखो हम लोग प्राइस कैसे निकालेंगे, D0 × 1 + GN। सबसे पहले सिंबल्स बताता हूँ। GN है नॉर्मल ग्रोथ रेट, GA है एबनॉर्मल ग्रोथ रेट, जो हम बोलते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा है ये क्या है, R - GN, ये तो हमारा उसी का ही फॉर्मूला हो गया, R हमारा KE है, राइट। तो ये बेसिकली D1/KE - G है, ठीक है, ये तो आप समझ ही सकते हो। प्लस सेकेंड हाफ क्या बोलता है, इसका ये अजम्पशन होता है कि आधे ग्रोथ जितना, जैसे फॉर एग्जांपल हाई ग्रोथ हमारा 4 ईयर्स तक चलेगा, तो ये 2 ईयर्स को उसके अंदर फैक्टर लेके चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो D0 × GA - GN, यानी जो एबनॉर्मली हाई ग्रोथ है, एबनॉर्मली हाई ग्रोथ 20%, नॉर्मल ग्रोथ 12%, कितना हुआ डिफरेंस, 8%। 8% का बेनिफिट हमें कितने टाइम तक मिलेगा, 2 साल तक। ये देखो H1 क्या होता है, हाफ ऑफ हाई ग्रोथ पीरियड। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 4 ईयर्स है तो ये 2 ही होगा अपॉन R - GN। हो सकता है सुनने में फॉर्मूला अजीब लग रहा हो, बहुत ईजी है, और सम्स भी बहुत ईजी है, और वैसे कभी इंस्टीट्यूट पूछता भी नहीं है, पर पूछे तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स से हम देख सकते हो क्या चीज़ है, ठीक है। ये था हमारा डिविडेंड बेस्ड मॉडल। पहली चीज़ थी डिविडेंड बेस्ड मॉडल, सेकंड था अर्निंग बेस्ड मॉडल। अर्निंग बेस्ड मॉडल क्या बोलता है, पहली चीज़ गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल क्या होता है, EPS 1 × 1 - B/KE - BR। अगर ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल जैसे ही है। मैंने आपको बताया था कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल एक गॉर्डन फॉर्मूला का ही वेरिएशन है। EPS 1, EPS एट द एंड ऑफ 1st ईयर, × 1 - B। 1 - B, B क्या होता है, रिटेंशन रेशो। 1 - रिटेंशन रेशो क्या होता है, पे आउट रेशो। EPS × पे आउट रेशो क्या होता है, डिविडेंड। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये D1 है, और नीचे क्या है, KE - B × R। मैंने आपको बताया था G होता है रिटेंशन रेशियो × रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये क्या है, ये D1/KE - G तो है, सिंपल, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। अब दूसरी चीज़ है वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल आपने इंटर में डिटेल में पढ़ा होगा, और फाइनल में ओल्ड कोर्स वालों ने डिविडेंड पॉलिसी में पढ़ा होगा, फिर भी ऊपर से बता देता हूँ, सॉरी। देखो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, D + E - D × R/KE होल डिवाइडेड बाय KE। क्या हो रहा है यहाँ पे, डिविडेंड, राइट, प्लस E - D
EPS माइनस डिविडेंड क्या हुआ, रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स इंटू R अपॉन के होल डिवाइडेड बाई के। सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करते हैं। देखो के तो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया, ये तो आ गया, डी हो गया डिविडेंड, डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स इंटू R अपॉन के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें ये इवैल्यूएट करते हैं कि बिजनेस वेल्थ क्रिएट कर पा रहा है या नहीं। जैसे देखो अगर इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के 15% है और आर रिटर्न ऑन इक्विटी जो बिजनेस जनरेट कर रहा है ये 20% है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे रिटेन अर्निंग्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 20/15 यानी ग्रोथ होगी, राइट। रिटेन अर्निंग्स ग्रो होंगे हमारे और वो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है, वैल्यूएबल चीज़ है, राइट। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं प्राइस का। तो हो क्या रहा है, डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स इंटू 20/15 होल डिवाइडेड बाई 15। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है देखने के लिए कि कंपनी के पास पॉजिटिव एनपीवी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं। अगर ये आर के से कम होगा तो ये इन्वेस्टर का वेल्थ डिस्ट्रॉय होगा। क्यों, क्योंकि जो रिटेन अर्निंग्स हैं उस पर इन्वेस्टर चाहता है 20% मिले, लेकिन कंपनी सिर्फ 15% ही दे पा रही है। तो इससे क्या होगा, इससे बढ़िया तो डिविडेंड ही दे दे, एटलीस्ट डिविडेंड दे के उनका वो प्राइस में तो वो उनको बेनिफिट तो होगा। तो इस तरह से होता है, बाकी आपने डिटेल में पढ़ी रखा होगा तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। थर्ड है पी रेशो अप्रोच, ये तो आप बचपन से जानते हो, वैल्यू इक्वल टू EPS इंटू पी रेशो, सिंपल, इससे आपकी प्राइस आ जाती है। ये तो आप जानते हो, ये हो सकता है इंडिविजुअल शेयर वैल्यू इंडिविजुअल शेयर पे हो या हो सकता है टोटलिटी में हो। टोटलिटी में मार्केट वैल्यू आ जाएगी जब आप वो करोगे, ठीक है। तो हमने पहली चीज़ पढ़ी थी डिविडेंड बेस्ड मॉडल, सेकंड चीज़ पढ़ी इक्विटी बेस्ड मॉडल। अब तीसरी चीज़ पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो बेस्ड मॉडल, ठीक है। कैश फ्लो बेस्ड मॉडल क्या होता है, FCFF FCFE, फ्री कैश फ्लो टू दी फर्म, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, ठीक है, ये होते हैं। FCFF की डिस्काउंटिंग KC कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे की जाती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO भी बोला जाता है। FCFE की डिस्काउंटिंग KE पे की जाती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। और ये कब लगता है, अब देखो यार, जब हम शेयर का वैल्यू इक्विटी बेस या डिविडेंड बेस पे निकाल सकते हैं तो हम कैश फ्लो बेस मॉडल पे क्यों आए, क्यों कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो अगर मर्जर होने वाला हो तो हम लोग उस केस में डिविडेंड हमारे लिए इरेलीवेंट है। मतलब मैं A कंपनी हूँ, दूसरी B कंपनी है, मेरे को उसको एक्वायर करना है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या डिविडेंड देता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि ये कंपनी के असेट्स क्या हैं, क्या वेल्थ जनरेट कर सकता है, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, क्या कैश फ्लोज फ्यूचर में मुझे मिलेंगे आज इन्वेस्ट करके। तो इसलिए मेरे लिए कैश फ्लो मॉडल रेलिवेंट होता है। और ये उन कंपनी पे भी काम आता है जिनका कोई डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कंपनी की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो होगी। वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें, इस तरह से, ठीक है। तो देखो पहली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, FCFF। इसका बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज ऑफ अ फर्म आफ्टर मीटिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कहने का मतलब ये कि हमें क्या कैश फ्लो मिलेंगे, कैश फ्लो किसको, फर्म को। फर्म मतलब इक्विटी डेट प्रेफरेंस सबको। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्विटी डेट प्रेफरेंस सबको क्या में वैल्यू मिलेगी, यानी नेट में क्या बचेगा इनके लिए आफ्टर मीटिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म जैसे कंपनी का कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई फैक्ट्री आ गई, उनको नहीं डालनी है तो वहाँ पे कैपिटल जाएगा। तो अगर इनका सपोज 10 करोड़ का प्रॉफिट है, 5 करोड़ की नई फैक्ट्री डाल दी तो बाकियों के लिए अवेलेबल तो सिर्फ 5 करोड़ ही बचा ना। फॉर एग्जाम्पल अब उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि नहीं यार हमें 2 करोड़ एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, तो ले दे के इनके लिए क्या बचा, 3 करोड़, 5 - 2 = 3, राइट। तो हम इसमें ये कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं वो भी अभी समझा देता हूँ, ठीक है। हम लोग नो पैट यूज़ करते हैं जनरली। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है, पैट की जगह नो पैट यूज़ करेंगे। नो पैट क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, EBIT इंटू 1 - T, ये तो आता होगा ना आपको। और इसके अंदर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हमें डिडक्ट नहीं करना। देखो पैट जो होता है, पैट के अंदर तो ऑलरेडी इंटरेस्ट डिडक्टेड होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट तो खर्चा होता है, PNL में हमारे शो हो चुका होता है। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा होता है, इसमें से फिर प्रेफरेंस डिविडेंड हटाते हैं तो इक्विटी वालों की अर्निंग बचती है। तो पैट बिलोंग्स टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस, लेकिन नो पैट बिलोंग्स टू इक्विटी प्रेफरेंस प्लस डेट, जो डेट है उनका भी है और हम वही कैलकुलेट करना चाहते हैं। फ्री कैश फ्लो टू दी फर्म निकाल रहे हैं, फर्म इंक्लूड्स इक्विटी डेट प्रेफरेंस सब कुछ, इसलिए हम इंटरेस्ट नहीं हटाना चाहते, इसलिए नो पैट यूज करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको ऐड बैक करेंगे। मतलब देखो डेप्रिसिएशन हमारे PNL में तो आएगा, राइट, लेकिन और उसकी वजह से हमको टैक्स शील्ड भी मिलेगी, हमारा टैक्स बचेगा। लेकिन हम निकाल रहे हैं कैश फ्लो, डेप्रिसिएशन की वजह से कैश आउटफ्लो नहीं होता, वो सिर्फ हम दिखाते हैं हमारे PNL में, तो हम उसको बाद में ऐड बैक भी कर देंगे। तो अगर हमारा 100 रुपये का डेप्रिसिएशन था, हमने PNL में 100 रुपये डाला, तो बाद में ऐड बैक भी कर देंगे। तो हमने जो 100 डाला उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट पे तो हमें टैक्स शील्ड मिल गया, क्योंकि टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा डेप्रिसिएशन की वजह से, लेकिन हमारी पॉकेट से कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, इसलिए हम 100 ऐड बैक भी कर देंगे, ठीक है।
और क्या कहते हैं, हाँ तो हम अभी पहले क्या थे कि हमें नोपैड चाहिए, दूसरी चीज़ हमें पता चली कि डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक करना है। तो अभी हम कहाँ पे पहुंचे, नोपैड प्लस डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। अब हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको पैड ही दे दे, तो आपको पैड से नोपैड कैसे पहुंचना है ये तो पता है ना, पैड प्लस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट, राइट। यही तो दोनों के बीच का डिफरेंस है। इंटरेस्ट का टैक्स शील्ड का इफेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका होता है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स ऐड कर रहे हैं, तो वापस हम नोपैड पे ही पहुंच जाएंगे। पैड प्लस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, यही सेम चीज़ हमने की थी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग का कि हमें एक तो ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब हमने कैलकुलेशन तो कर ली कैश फ्लो की, लेकिन हमें फ्री कैश फ्लो चाहिए। फ्री कैश फ्लो जो वर्ड में लिखा है, फ्री क्या होता है, फ्री मतलब कि जो इनके लिए फ्रीली अवेलेबल है। फ्रीली अवेलेबल मतलब कि यार जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उनको छोड़ने के बाद जो बचेगा वो कहलाता है फ्री कैश फ्लो, कि जो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, फ्री कैश फ्लो के लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरी है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखना क्वेश्चन आपको ट्रिक करने को ये भी दे सकता है कि रिड्यूस हो रही है वर्किंग कैपिटल, मतलब आज की डेट में हमारी वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ थी, अगले साल से 3 करोड़ होगी, तो 2 करोड़ हमारे लिए एडिशनल बेनिफिट है, एडिशनल फ्री कैश फ्लो है ये, ठीक है। और बाकी अगर प्लस होगा तो हम लोग कैश फ्लो रिड्यूस करेंगे ही हमारे, ताकि हम एडिशनल वर्किंग कैपिटल ले सकें, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट माइनस सेल ऑफ फिक्स एसेट से फैनी। आपको दे रखा है कि यार 10 करोड़ की मशीनरी खरीदनी है, और ये भी दे रखा है कि यार 5 करोड़ की तो हम बेच ही देंगे, तो 5 ही तो ऐड होगा, 5 ही तो आपका एडिशनल खर्चा आएगा। 5 वहाँ से मिल गए, 5 हमने अपने कैश फ्लोज में से दे दिए, तो हम इस तरह से नेट कैश फ्लो निकालते हैं, और फिर हमारा आंसर आता है फ्री कैश फ्लो फॉर दी फर्म, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस पूरी चीज़ को नेट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल प्लस कैपिटल स्पेंडिंग माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है नेट इन्वेस्टमेंट। हो सकता है क्वेश्चन में आपको नेट इन्वेस्टमेंट ही दे रखा हो, या हो सकता है ये देखो, ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन ने नहीं भी दिया हो तो हम इस तरह से करेंगे, तब आपके दिमाग में यह आएगा कि हम यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, ऊपर हम लोग प्लस डेप्रिसिएशन कर रहे थे जब हमने नोपैड प्लस डेप्रिसिएशन किया था। बेसिकली देखो हो क्या रहा है, जो भी नोपैड प्लस डेप्रिसिएशन है, माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस कैपिटल स्पेंडिंग कर रहे हैं, राइट। ये पूरी चीज़ें माइनस हो रही हैं, लेकिन अगर हम माइनस माइनस यहाँ पे हमने माइनस किया है, तो बेसिकली प्लस का ही इफेक्ट आ रहा है, राइट। वहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस कर रहे थे, उसकी बजाय अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो बाहर ब्रैकेट के बाहर तो माइनस होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। बेसिकली डेप्रिसिएशन ऐड करने का इफेक्ट आएगा, तो हम लोग करेंगे क्या, नोपैड प्लस नेट इन्वेस्टमेंट, नोपैड माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, सॉरी, ठीक है, नोपैड माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में क्या आएगा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैप और क्या कहते हैं प्लस कैपिटल स्पेंडिंग माइनस डेप्रिसिएशन, इस तरह से होगा। तो ये दो हिस्से हो गए, पहले मैंने आपको बताया नोपैड और डेप्रिसिएशन, अब अपन डेप्रिसिएशन को वहाँ से हटा के यहाँ पे ले आए। सो पैट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, या फिर पैट प्लस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, ये लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। और क्या कहते हैं, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश फ्लोज, ये हम नोपैड में से लेस कर ही रहे थे। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये तो आपको पता ही है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। तो अब सोचने वाली चीज़ क्या है कि यार करंट एसेट में तो कैश आता है, और ऊपर हमने कैश फ्लो निकाले हैं, जो भी हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं, तो फिर हम दोबारा इफेक्ट क्यों डाल रहे हैं इस चीज़ का। कैश में जो भी चेंजेस हुए वर्किंग कैपिटल में, वो तो कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट हो चुके होंगे ना ऑलरेडी। तो हम लोग जब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंज क्यों लेके आ रहे हैं, डबल इफेक्ट नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसलिए हम लोग नॉन कैश वर्किंग कैपिटल के चेंजेस लेंगे, कैश चेंज वर्किंग कैपिटल के चेंजेस नहीं लेंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट ऑलरेडी कैश पे आ चुका होगा, ठीक है। एंड चेंज इन नॉन कैश वर्किंग कैपिटल, ये तो आप अच्छी तरह समझते ही हो। देखो जो भी आपको करंट एसेट्स दे रखे हैं उसमें से कैश और बैंक बैलेंस हटा देना, उसके अलावा जो भी बाकी करंट एसेट्स है माइनस करंट लायबिलिटीज विल बी और वर्किंग कैपिटल। ये फर्स्ट ईयर की हो गई, ऐसी सेकंड ईयर की निकाल लो, और दोनों के बीच का चेंज निकाल लोगे तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। Question will require you to calculate free cash flow for multiple years and discount it at KC to arrive at the present value of firm। हाँ बेसिकली क्या होगा, क्वेश्चन इसका बहुत बड़ा सा आता है, आपने कर भी रखा होगा, टेबल बनानी होती है। आपको 5 साल का डेटा दे दिया, अब FCFF1, FCFF2, FCFF3, FCFF4, FCFF5, 5 साल के आपने फ्री कैश फ्लो निकाल लिए, उन सबको डिस्काउंट करके आज की डेट में लेके आओगे, ठीक है। और आज की डेट में जो लेके आओगे वो वैल्यू ऑफ फर्म कहलाएगी। बेसिकली आपका फाइनल आंसर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म है, कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या है ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
जो डिस्काउंटिंग की जाएगी वो केसी पे की जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC, यानी बेसिकली कि वो KD और ये वेट से जो करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो आपको आता ही है, ठीक है। बिग टेबल होगी इसमें, इसके अंदर वो सब भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन आपको परेशान करना चाहे तो बहुत डिटेल में जा सकता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, इस तरह से माइनस डेप्रिसिएशन, और फिर ये सारी चीज़ें लेस कर करके आप फिर नो पैट तक पहुंचोगे और फिर आप FCFF पे पहुंचोगे। आपको कैपिटल स्पेंडिंग भी दे रखी होगी, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, डेप्रिसिएशन, सब कुछ दे रखा होगा, तो उस तरह से सॉल्व करके पहुंचना है। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देख लो आपने समझ लिया, बहुत इजी है। दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन एरर हो सकता है और टाइम आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो और तो बाकी आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो ये तो हो गया वैल्यू ऑफ फर्म और ये हो गया फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। हम लोग कैश फ्लो बेस्ड मॉडल में है और अब हम दूसरा वाला पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या है? फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, ठीक है। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहली चीज़ तो हमने वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया एज पर FCFF, जो अभी हमारा ऊपर फाइनल आंसर आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। और इसमें से हमने डेट की मार्केट वैल्यू हटा दी, डेट का इफेक्ट हटा दिया, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी बची, सिंपल, राइट। और हाँ, ये चीज़ है, अब किसी के कोई होशियार होगा तो उसके दिमाग में ज़रूर आएगा कि हमने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट तो हटा दिया, लेकिन डेट वो इंटरेस्ट क्यों नहीं हटाया? इंटरेस्ट भी तो डेट को पे करते हैं। तो बेसिकली उसकी रेलिवेंस यही है कि आप देखो, इंटरेस्ट आपका केसी में इंक्लूडेड होता है। जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो तो उसमें आप पोस्ट टैक्स KD लेते हो, वेटेड एवरेज WACC जब निकालते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके अंदर क्या होता है? वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जो आप कॉस्ट ऑफ डेट लेते हो वो ऑलरेडी पोस्ट टैक्स होता है, तो इंटरेस्ट का इफेक्ट ऑलरेडी उसमें हिडन मैनर में आ चुका होता है। तो आपको अलग से यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं हटाना, आपको सीधा वैल्यू ऑफ फर्म में से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हटाना है। इंटरेस्ट का इफेक्ट ऑलरेडी रेट में आ चुका है, इसलिए उसको डिडक्ट नहीं करेंगे, सीधा हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। सेकंड तरीका क्या हो सकता है कि हम पूरे कैश फ्लो इक्विटी के लिए निकाल लें, सिंपल। जैसे अभी तो हमने फर्म के लिए निकाले थे तो इंटरेस्ट का सारा ट्रीटमेंट किया था, अब इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं करेंगे, नॉर्मली उसको रिड्यूस करते जाएंगे। तो क्या करेंगे हम? FCFE निकालेंगे FCFF की जगह, तो इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड। अभी हमने क्या किया था कि यार पैट की जगह नो पैट ले लेते, क्योंकि हमें इंटरेस्ट रखना जरूरी था। अगर सीधा FCFE का ही क्वेश्चन आता है तो आप पैट से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको तो इंटरेस्ट रिड्यूस करना है, वो तो अब स्टेक होल्डर है ही नहीं। अब यू आर कैलकुलेटिंग वैल्यू फॉर इक्विटी, तो उसमें तो इंटरेस्ट वगैरह हट के जो वैल्यू आती है वही बचती है, ठीक है। ओनली कैश फ्लो फॉर इक्विटी विल रिमेन एंड इट विल बी डिस्काउंटेड एट KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब जब आपने पूरे कैश फ्लो ही सिर्फ इक्विटी के लिए, तो आप डिस्काउंटिंग भी तो KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे ही करोगे, राइट। तो बेसिकली यही था पूरा चैप्टर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज विल बी कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ इक्विटी, सिंपल। अब देखो, जो हमने वहाँ निकाले थे वो वैल्यू ऑफ फर्म आ रहे थे, FCFF1 FCFF2, पाँचों को डिस्काउंट करके लाए। हम यहाँ पे FCFE1 FCFE2 ऐसे आएंगे, उन पाँचों को हम डिस्काउंट करेंगे एट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसकी रेट में आज जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। और अगर यही आपको वैल्यू पर शेयर निकालने को बोल दे तो FCFE1 अपॉन KE माइनस जी, D1 अपॉन KE माइनस जी का ही वेरिएशन है, इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। तो आप ये समझ ही गए होगे क्या है। देखो बेसिकली क्या है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, इक्विटी वालों को क्या पैसा मिलेगा पहले साल, उनको क्या फ़ायदा होगा, डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। KE माइनस जी आपको पता ही है, उसका लॉजिक अपन देख ही चुके हैं, राइट। एंड बस इतना ही था चैप्टर, कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, इजी है। बॉन्ड वैल्यूएशन का भी मैं वीडियो डाल दूंगा, और अभी इक्विटी वैल्यूएशन के भी 1-2 क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ समझ के चलो, देखो रटो मत। अब जैसे वो FCFE वाला इतना बड़ा टेबल वाला पूरा क्वेश्चन है, अगर आप समझ के चलोगे कहाँ पे क्या हो रहा है, वो डेप्रिसिएशन कहाँ माइनस हो रहा है, कहाँ प्लस हो रहा है, इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट आ रहा है, आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस के लिए। आप सिर्फ मेंटली क्लियर रहो, क्योंकि देखो हो सकता है क्वेश्चन में कोई पॉइंट दे कोई ना दे। अब 7 तरह के क्वेश्चन तो अपन कर नहीं सकते, लेकिन अगर अपना थॉट प्रोसेस क्लियर है तो अपन ईजिली सॉल्व कर लेंगे, राइट। एंड आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे को मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। बस दैट्स इट, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।